बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जो कल तक दहशतगर्द थे, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि उनके पीछे दुश्मन कुव्वतें हैं, वो किसी के आलाकार हैं, जिनके लिए दुश्मन मुल्क से ट्वीट्स हो रही थी, जिन्हें फॉरेन फंडिंग से मुल्क में आग लगाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जिनको पूरी काबीना और वज़ीर आज़म ने मिलकर बैन कर दिया, कालअदम करार दे दिया, जिन पर कत्ल और पुलिस के ऊपर हमलों के मुकदमात बनाए गए, यानी कल रात तक वो कालअदम थे, आज वो मोतबर करार पा गए हैं और हुकूमत ने तहरीके लब्बैक के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा किया। जो पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे थे, उनके खिलाफ भी केसेस वापस लिए जाएंगे और गिरफ्तार होने वालों को भी रिहा किया जा रहा है। तो लुब्बे लबाब ये है कि पिछले चंद दिनों में जो होने वाली घुमसान की लड़ाई थी, जिसमें एक मजहबी जमात के लीडर को गिरफ्तार करने का खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है, जिन पर हुकूमत अपनी रिट एस्टेब्लिश करने के लिए पाबंदी लगाती है, उनके इरादों को मुल्क दुश्मनी से ताबीर करती है, उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है, उसे कालअदम करार देती है। वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके बताते किस तरह लोगों को मारा गया, पुलिस के जवानों को कत्ल किया गया। उस तंजीम को पूरी कौम के सामने चार्जशीट करते हैं और फिर मामला टाई फिश सारी हवा निकल जाती है और ये इलामिया सामने आता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इस बात पर किसी को इतराज़ नहीं कि मुज़ाकरात क्यों किए गए या मुज़ाकरात कामयाब क्यों हुए। इतराज़ इस बात पर है कि ऐसे अहमकाना इक़दाम किए क्यों गए, जिसकी वजह से नौबत आज यहाँ तक आन पहुंची, पुलिस अफसरान शहीद हुए और दूसरी तरफ से भी मरने वालों को शहीद कहा जा रहा है, उनकी भी शहादतें हुई हैं। तो जिस जमात को बैरूनी ताकतों और मुल्क दुश्मन एजेंसियों का आलाकार बताया गया, उसी जमात को सीने से लगाकर कोफ्तों पराठों से नाश्ता कराते हुए मामलात हल करा दी गए। तो असल ताकत उनकी है जिन्होंने रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, या उनकी है जिन्होंने मुज़ाकरात करवा के सुलह करा दी है। अब हुकूमत तो बार बार मुज़ाकरात से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में मुज़ाकरात करती हुई नजर आई। हाँ साहब, जो ना झुकने का और ब्लैकमेल ना होने का तासुर देते रहे, वो फ्लैट होते नजर आए। तो टीएलपी का धरना और नामूसे रिसालत मार्च करने का फैसला उन्होंने रखवाया, जिन्होंने फैजाबाद धरने का मसला भी हल कराया था। तो चंद रोज में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जो तमाशा बना के रख दिया गया, उसके जिम्मेदार कौन है, इसका तयन कौन करेगा? हुकूमत और तहरीके लब्बैक के माबैन जो माहिदा तय पाया, उस माहिदे में कालअदम तंजीम के सरबराह की रिहाई का जिक्र नहीं है, ना ही ये लिखा गया है कि कालअदम करार देने का फैसला वापस लिया जाएगा। लेकिन ये बात जुबान ज़द-ए-आम है कि ये दोनों फैसले भी होंगे। वजारत दाखिला के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई तहरीरी माहिदा नहीं हुआ, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी रिहाई नहीं होगी या तहरीके लब्बैक कालअदम जमात ही रहेगी। तो कुछ बातें अंडरस्टूड होती है। अब वो वायदा जो तहरीके लब्बैक और हुकूमत के दरमियान तय पाया, उसके बारे में शेर रशीद ने कौम को बताया। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के खास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को खत्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूंगा। अब शेर रशीद साहब ने मुआहदे की जो चीदा बातें बताई हैं, उनमें यकीनी तौर पर हाफिज साद रिजवी की रिहाई और तहरीके लब्बैक को कालअदम करार देने के फैसले की बातें शामिल नहीं है। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये दोनों बातें भी तय पा चुकी है और साद रिजवी को भी रिहा कर दिया जाएगा और तंजीम को कालअदम करार देने का फैसला भी वापस होगा। उसके बाद ही हालात या मामला नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो हुकूमत को इस हवाले से फिल वक्त फेस सेविंग दी गई है। अब कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद
मुआहदे के मुताबिक पेश कर दी गई है और उस पर बहस जारी है। हंगामी बुनियादों पर होने वाले इजलास में पीपल पार्टी ने शरीक नहीं की और हमेशा की तरह पीपल पार्टी इस बार भी पतली गली से निकल गई है। अब पीपल पार्टी बुनियादी तौर पर रोशन ख्याल जमात कहलाती है, इनलाइटेड मॉडरेट जमात कहलाती है। उनके लिए किसी दूसरे मुल्क के सफीर को निकालने की करारदाद की हिमायत करना उनकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी हो सकता है और उसमें बिलावल भुट्टो का मौकफ यह है कि चूंकि हुकूमत ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया इसलिए वो इस इजलास में नहीं बैठ रहे। अब पीपल पार्टी एक तवील अरसा इंतहा पसंदों से, खुसूसन मजहबी इंतहा पसंदों से हमेशा उनकी एक लड़ाई रही है। 2013 के इलेक्शन में तो पीपल पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना मुश्किल कर दिया गया था। ये बहुत से लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा, मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर थी तो हुकूमत उसका निशाना बनती रही। तो 2013 का इलेक्शन ऐसा था जिसमें पीपल पार्टी अपनी कैंपेन भी नहीं चला सकी थी। तो इस मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने एक बार फिर खुद को अलग थलग कर लिया है। अब वो किसी के नेक टू नेक नहीं आना चाहते। इसके बरक्स नवाज शरीफ ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और पीडीएम की तमाम जमातों ने इजलास में शिरकत की है और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की करारदाद की हमायत करने का बाकायदा फैसला नहीं बल्कि ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ ने यह साबित कर दिया है कि उन पर जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से माजी में इल्ज़ाम लगाए गए थे वो दुरुस्त नहीं है। वो आज भी अकीदा खत्म नबूवत के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश के तहत तौहीन रिसालत बिल में तरमीम का इल्ज़ाम लगा था जो साबित नहीं हुआ था, लेकिन यह मामला इतना ज्यादा फ्लेयर अप हुआ था कि उस वक्त के वजीर कानून जाहिद अहमद को वजारत की कुर्बानी देना पड़ी थी। अब नवाज शरीफ का मामला ये होता है कि वो अपने खिलाफ साजिशों को हमेशा जो है वो छोड़ देते हैं दूसरों के ऊपर, और या वक्त पे छोड़ देते हैं या वो चूंकि खुदा पे तवक्कुल रखते हैं तो उन पे छोड़ देते हैं। तो बज़ाहिर उस वक्त उन्होंने ये मामला छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर जब दोबारा वक्त आया तो उन्होंने इजलास में ना सिर्फ शिरकत का फैसला किया। तो मुज़ाकरात के हवाले से जो हमारे पास इत्तलात है उसके मुताबिक टीएलपी की मरकजी शुरा से मुज़ाकरात का रात गए तीसरा दौर हुआ जिसमें दोनों फ्रीकैन के दरमियान चंद माह कबल तय पा गए मुआहदे पर अमल दरामद और गुज़श्ता दिनों जारी कशीदगी के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। जराये कहते हैं कि गुज़श्ता रात होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तहरीक लब्बैक ने शेर रशीद के इस्तीफे और मौलाना साद रिजवी और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, मुकदमात के खात्मे और फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए, लेकिन फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने और शेर रशीद को वज़ीर दाखिला के ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को ये यकीन दहानी भी कराई है कि फ्रांस के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी, जबकि गिरफ्तार कारकुनों और सरबराह को रिहा कर दिया जाएगा, जिस पर टीएलपी ने धरने और एहतजाज मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर आमादगी जाहिर की। अब मुज़ाकरात के दौरान ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा के रुकन और जमात की तरफ से हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी ने पीर की रात ही एक ऑडियो पैगाम में मुल्क भर में अपने पैरोकारों से एहतजाज खत्म करने की अपील की थी और ये बताया था कि सिर्फ मस्जिद रहमतुल आलमीन में पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा और हुकूमत ने अगर अपने बाकी के जो नुकात है उन पर भी अमल दरामद कर लिया, मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद कर लिया, तो फिर ये एहतजाज भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो मुज़ाकराती अमल हुआ उसके नतीजे में जो नुकात तय पाए उसके बाद ही आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश की है जिस पर बहस जारी है। और जब मेरा प्रोग्राम ऑन एयर होगा या आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है उस वक्त तक तहरीक लब्बैक वाले अपना जो मरकजी धरना है वो भी कॉल ऑफ कर चुके हों। तो अब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है उसके ऊपर उन्होंने पूरा स्टैंड ले लिया है। अब ज़ाहिर ये मामला था पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट ने ही इसका हतमी फैसला करना है। अब जो करारदाद पार्लियामेंट में पेश की गई है उसके मुताबिक फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मामले पर असम्बली में बहस की जाएगी। हुकूमत ने इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर बहस के लिए ओपन कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के शायर खान अब्बासी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर सबका इत्तफाक है और होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने यह शिकवा किया कि यह करारदाद अगर मुतफ़िका तौर पर लाई जाती तो बेहतर होता,
अगर हुकूमत इस करारदाद को लाने से पहले अपोजिशन को इत्मीनान में ले लेती तो करारदाद मुतफिका तौर पर पेश होती और मुतफिका तौर पर मंजूर हो जाती, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन से कोई बात नहीं की। शाहिद खान अब्बासी ने यह कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करें कि वो मामला तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का मामला जिस पर हाउस के इस तरफ आदमी बैठा हो उस तरफ बैठा हो, पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है, पूरा पाकिस्तान यकजुबान है, पूरा पाकिस्तान इस मामले पर कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन आप हाउस के अंदर इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। यह करारदाद मुत्तफिका होनी चाहिए थी। कल आपने हाउस खत्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको यह तौफीक नहीं हुई, यह हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। आपने करारदाद लानी थी, तरीका ये होता है बात करते हैं अपोजिशन से कि हम ये करारदाद लाना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर, खत्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं है। यह करारदाद नाकाफी है, बदकिस्मती से। तो नून लीग ने मुतफिका करारदाद की तैयारी के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर से इस पर वक्त मांगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसकी मुखालफत के लिए जो जवाब इख्तियार किया गया उसमें कहा गया कि ये करारदाद तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे की रोशनी में लाई जा रही है, यानी जो मुज़ाकरात हुए थे और जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक पेश की जा रही है, इसलिए इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर कोई करारदाद लाना चाहता है, कोई और बात करना चाहता है, तो वो अपने तय काम कर सकता है। तो बज़ाहिर हुकूमत की जानिब से जो तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात में ये बड़ा अहम नुकता था कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के हवाले से जो मुतालबात तहरीक लब्बैक ने किए थे, उनमें फ्रांसीसी सफ़ीर को इस मुल्क से निकालना और फ्रांस से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाना, ये दोनों अहम नुकात थे। और तहरीक लब्बैक ने इस अपने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में 20 अप्रैल को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का एक ऐलान किया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में पुलिस से मुठभेड़ हुई, एहतजाज हुए और कई लोग इसमें जो है पुलिस और सिविल लोगों की तरफ से या तहरीक लब्बैक के कारकुनों की तरफ से या तहरीक लब्बैक के कई लोग भी इसमें जो है वो शहीद हुए। तो ये पूरा मामला जिसने पूरे मुल्क को दो से तीन रोज में पूरे मुल्क में आग लगाए रखा, अब ये मामला लगता यूं है कि सेटल होने जा रहा है। और अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब एक बार फिर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुई। अहम इजलास है जो हंगामी बुनियादों पर बुलाया गया। ये इजलास जुमेरात के रोज होना था, लेकिन तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात की रोशनी में या मुज़ाकरात के हवाले से जो नुकात तय पाए थे उनकी रोशनी में ये इजलास मंगल को ही बुलाया गया, लेकिन वज़ीर आज़म इस इजलास में शरीक नहीं हुए। तो कल भी जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया और कौमी असम्बली के इजलास में नहीं गए तो उस पर अपोजिशन ने कुछ इस तरह एतराज़ किया था। पार्लियामान का इजलास कब होगा, उसमें क्या बात होगी। वज़ीर आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी, तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। जो मुज़ाहिरीन हैं वो आज से नहीं बड़े दिनों से कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा किया गया था। तो जब हुकूमत वादे करती है वो पार्लियामान के सामने लाने चाहिए। आपने उसका जवाब ये दिया कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया। कौमी असम्बली में सेनेट में झूठ बोलते हो, जिसका वज़ीर आज़म तकरीर करके झूठ बोले, वहां पर आप क्या तवक्को रख सकते? तो अपोजिशन का मौक़िफ़ ये कि अगर वज़ीर आज़म में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में आकर तकरीर करते। ये कल जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था तो अपोजिशन ने उस पर रिएक्शन दिया था, लेकिन आज एक बार फिर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन का चैलेंज कबूल नहीं किया और आज भी जब करारदाद पेश हुई है तो वज़ीर आज़म ईवान से गायब है।
अब अपोजिशन ये कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आकर तकरीर करे ताकि अपोजिशन उनका शिकार कर ले। हाँ साहब का मसला ये है कि वो अपनी तकरीर तो क्या, अपनी बात में भी किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें बोलते हुए करेक्ट करे। ऐवान में अपोजिशन के होते हुए उनके लिए तकरीर नामुमकिन हो जाती। अब पार्लियामान में तकरीर ना करने की जो बड़ी वजह यह है कि खान साहब ने जिन जमातों और लीडरों का बिला वजह नाम लेकर तकरीर करना होती है, यानी वो जो बहुत सी बातें मुखालिफ या अपोजिशन जमातों पर डालनी होती हैं, वो जमातें अगर सामने बैठी हो तो क्या वो उन्हें बोलने देंगी? वज़ीर-ए-आज़म अगर कल ऐवान में तकरीर करते तो उन्हें ये इल्ज़ाम कौन लगाने देता कि TLP के मामले में अपोजिशन सियासत कर रही है, क्योंकि ये इल्ज़ाम गलत था। खान साहब ये इल्ज़ाम कैसे लगाते कि सुलेमान रशीदी की नवाज शरीफ ने मजम्मत नहीं की थी, हालांकि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे जब सुलेमान रशीदी ने किताब लिखी थी। लेकिन खान साहब का मसला ये है कि उन्हें हक़ाइक़ को कभी इल्म कम है और हिस्ट्री का भी इल्म कम है, और वो फिल्मबदी बोलना पसंद करते हैं, और फिल्मबदी बोलने की वजह से कभी जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाते हैं और कभी इस तरह की बातें करते हैं। तो खदशा ये होता है कि उनसे कोई बात या जुमला गलत निकल जाए, और ये ट्रैक रिकॉर्ड पर है। अब टीवी एक आसान सा मीडियम है कि अकेले बैठ के वो टीवी पर बोलेंगे तो वहां उन्हें कोई रोकने या टोकने वाला होगा नहीं, जबकि पार्लियामान में खास साहब जो कहेंगे वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा और रिकॉर्ड में महफूज हो जाएगा, और उसके बाद जो रिकॉर्ड लगेगा वो अलग से होगा। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करें तज़किया निगार इरशाद भट्टी। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। को जज्बाती नहीं होना चाहिए, उनको असलम की सुन्नत जो से इनराफ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जो बैठी हुई है करोड़ों लोगों का मैंडेट लेके, उसकी तो अकल के मुतालिक जरा मुजाहरा करें। आप सऊदी अरब की आपने मिसाल दी, सऊदी अरब में जुर्रत है किसी की कि कोई इस तरह के काम कर ले और एग्रीमेंट इस तरह का हो जाए और इस तरह का बेपरवी का एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद आज 4 महीने बाद बता रहे हो कि तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। ये उस वक्त भी पॉसिबल नहीं था हुकूमत के लिए। तो इस हुकूमत के मुतालिक बताए ना सर कि ये हुकूमत की क्या सोच है जिसके हाथ में हमारी जानो माल है। पंजाब पुलिस कहां गई? वो 3 साल की ट्रेनिंग कहां है राइट्स को डील करने की? कहां ट्रेनिंग गई? कहां रिफॉर्म्स गई? पंजाब के CM कहां गए? नजर ही कुछ नहीं आ रहा। पंजाब में हंगामे होते रहे 3-4 दिन, गवर्नमेंट नाम की चीज नजर नहीं आई। हाँ, ये आपने ये पहली बात, ये बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी। खैर वो छोड़ दें। सबसे पहले तो ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो इनके बयानात देखें कि मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं धरने में जाके बैठूं। आज भी जाके बैठिए, आप तशरीफ ले जाइए। शेख रशीद साहब मुजाहिदे नबूवत, मुहाफ़िज़े नबूवत, नामूस रिसालत हुआ करते थे, और आग लगा दूंगा मैं मुल्क को, आग लगा दूंगा मैं असम्बली को। नंबर 3, जब आप हर शाख पे साईं बुजदार जैसे लोग बिठाएंगे, जब आप कमजोर लोग बिठाएंगे, जब आप कंप्रोमाइज करेंगे, जब आप राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं होगा। 2 दिन वो पुलिस वाले मारे खाते रहे, 2 दिन सड़कें ब्लॉक रही, 2 दिन रास्ते ब्लॉक रहे, 2 दिन हुआ ना हुकूमत, ना हुकूमती रिट, ना रियासत, ना रियासती रिट। एक बड़क मारते थे शेख रशीद साहब। मुझे तो समझ नहीं आती कि रेलवे में उनकी कितनी आला कारकर्दगी थी जिस पर वो प्रमोशन होकर वो वजीर दाखिला लग गए, और वो बड़क मारते थे उसका हर रिपोर्ट। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भट्टी साहब, मैं मुसद्दिक साहब आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने वक्त ने उन सारे चेहरों से नकाब उतार दिए हैं जो लोगों ने नवाज शरीफ को बदनाम करने और मुल्क को बर्बाद करने के लिए चेहरों पर मास्क की तरह चढ़ाए हुए थे। और ये बात खुलकर सामने आ गई है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। जिन लोगों को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो सारे वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों ने वो चेहरे पहचान लिए जो महज अवाम को धोखा देने के लिए जाली और झूठे नारे लगाते रहे, लेकिन जब खुद पर बन आई है तो उनके अंदर का इंसान निकलकर बाहर आ गया है। अब किस किस का नाम लिया जाए? कोई 1-2 तो है नहीं। लोगों को सबके बारे में पता चलता जा रहा है कि हकीकत क्या है,
किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ मजहबी कार्ड खेला गया, उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए किस तरह प्लानिंग की गई, किस तरह जाल बुना गया। बहुत से मजहबी हल्के, नवाज शरीफ का एक बड़ा वोट बैंक था मजहबी हल्के, लेकिन नवाज शरीफ को कट टू साइज करने के लिए, उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए एक प्लानिंग के तहत एक जमात बनाई गई, बल्कि कई जमातें बनाई गई, इलेक्शन लड़वाए गए, लेकिन नवाज शरीफ को ना खत्म किया जा सका, ना उनका वोट बैंक खत्म किया जा सका। उल्टा जमाने भर की रुसवाई गले पड़ रही है। इसे मकाफात अमल कहते हैं, अब कोई समझे या ना समझे। आगे बढ़ते हुए पीटीआई की रहनुमा अदलीब अब्बास गुफ्तगू कर रही हैं तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत के मुआहदे के हवाले से और उसके बाद खास आपके खिताब के हवाले से वॉच दिस। दूसरी जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मुआहदा किया गया था तहरीक लब्बैक के साथ, उसकी जो शिक नंबर 1 है वो कैटेगोरिकली ये कहती है कि हुकूमत फ्रांस के 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बर्दर करेगी। ये इसके अंदर ये बात कही गई है। तो इजंट दिस एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूजिंग कि आपने पहले ये चीज फिर कमिट ही क्यों की? अब आप बता रहे हैं कि इसके ये इसके असरात होंगे और वो ठीक नहीं है, ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो फिर ये पहले मुआहदा क्यों किया गया इस किस्म का? नहीं, ये आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये नहीं है। ये जो मुआहदा हुआ था और ये बिल्कुल 4 महीने से चल रहा था, क्योंकि इन्होंने थ्रेटन किया था कि ये मुल्क को बहुत ज्यादा मुल्क में ये तकरीबकारी करेंगे अगर इनके मामलात जो हैं वो माने ना गए। वो मामला जो माना गया था वो था कि 20 अप्रैल को इसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे और पार्लियामेंट इसको डिस्कस करके इसका फैसला करेगी, ये मामला था। अच्छा, इन्होंने उससे पहले इन्होंने तोड़ा है ये मुआहदा, और इनको हम कन्विंस कर रहे थे कि आप 20 अप्रैल का वेट करें, असेंबली का इजलास करें। ये हो रही थी नेगोशिएशंस कि हम इसको असेंबली में पेश करेंगे एज ए हुकूमत। हम अगर, और यही बात मैं आपको कह रही थी कि अगर हम चले कह दें कि जी फ्रांस के सफीर को निकालें तो पूरा यूरोप, पूरा मगरब आपके कदमों में आ जाएगा और कहेगा जी हम इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा, बल्कि वो उसका उल्टा रिएक्शन होगा और बाकी नेशंस भी उनको ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा। बात तो वो है कि हम वो करें कि जी हम मुत्तहिद होके, जो कि इमरान खान साहब ने वाहिद लीडर है जिसने ओआईसी पे इस्लामोफोबिया को, यूएन को एक प्राइम टॉपिक बना के सारे एक राह दिखाई। ठीक है कि जी हमें जब हम ज्वाइंट आवाज होगी तो उसकी ज्यादा गूंज होगी, उसका ज्यादा असर होगा। देखिए, खास साहब की बातों पर यकीन होता तो फिर तहरीरी मुआहिदा ही क्यों किया जाता। असल मसला ये कि वज़ीर-ए-आज़म की बातों पर अब लोग एतबार नहीं करते, तो ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर खान साहब के ऐलानात की अब कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। एक तो वो बयान देकर यू टर्न ले लेते हैं और खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी होती है। दूसरा, वो अपने कहे पे अपनी बातों पर अमल नहीं करते। तीसरा, उनके बयानात में हकायक दुरुस्त तरीके से बयान नहीं किए जाते। तो तारीख से चूंकि उनकी बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं है, तो असल मसला उनकी क्रेडिबिलिटी का आ चुका है। और यही बात कई बार मैंने खास साहब को बार बार समझाने की कोशिश की। शुरू में जब खास साहब इक़्तिदार में आए थे तो उनसे बार बार कहा जाता था, खास साहब अगर आप अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे, यू टर्न लेते रहेंगे, तो दुनिया आपकी बातों पर एतबार करना छोड़ देगी। आपके पता नहीं खास साहब जो कह रहे हैं कल इस पर किस वक्त यू टर्न ले लें। दुनिया की बात तो लग रही, हमारे अपने लोगों ने अब वज़ीर-ए-आज़म की बातों का एतबार करना छोड़ दिया है। और लगता ही हो कि जो हुकूमत चलाई जा रही है वो भी किसी आर्जी बंदोबस्त के तहत चलाई जा रही है कि पता नहीं कब तक रहना है, इसलिए जो मुआहिदा होता है वो कर लेते हैं। ये मुआहिदा अगर जब जो 20 नवंबर को किया गया था, अगर वो मुआहिदा करते हुए हुकूमत से गौर से देख लेती और ये समझती कि कल को इसके नुकसानात हो सकते हैं, तो आज इस मुश्किल में गिरफ्तार ना होती। तो अगर आप चीजों को सीरियस तरीके से नहीं लेंगे और उनके नुकसान और फायदे पे गौर नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह आप वक्ती तौर पर फैसला करेंगे और फिर जैसे उस फैसले का पे कोई रिएक्शन आएगा तो फौरन हाथ खड़े कर देंगे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी अली नवाज ऐवान। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं मौजूदा सिचुएशन के हवाले से। वॉच अली नवाज ऐवान। हुकूमतों को इक्का दुक्का अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने टेन्योर में 5 साल में। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट समथिंग आउट। देखिए मैं आपको बता देता हूं इसको मैं क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं? मैं इससे बड़ी बात करूं, मैं रेलिवेंट करता हूं इस चीज को। ब्लैक एजेस गई गोरे की, आप अपने यूरोप को देख लें, उसके बाद इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन को देख लें। मैग्ना कार्टा साइन की सबने बैठ के, उन्होंने कहा एक लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं हम सारे लॉर्ड्स भी इसके नीचे होंगे। जो आपने बात की हमें वो मैग्ना कार्टा साइन करनी पड़ेगी, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। मैग्ना कार्टा डू यू मीन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन या नो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? इस इशू के ऊपर सर, इस इशू देखिए बाकी तो हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़ा अच्छा, उसको हम चेंज करने का तरीका। मैग्ना कार्टा बाय द वे लॉबी बैरन्स के फेवर में लाया गया था क्योंकि ओवर टैक्स कर दिया था किंगडम। बट एनीवेज दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। देखिए एक मेन, क्या प्राइम मिनिस्टर तैयार होंगे इन सब के साथ बैठने के लिए? सर ये बात है, हम बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप आके कह जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? नहीं मैं ये बात नहीं, मैं आपको बता दूं यार, आज बड़ी अच्छी बात काशी भाई सुन तो लेना। मसला ये क्या ये तरीके इंसाफ का है, हुकूमत का मसला है सिर्फ? क्या ये इससे पहले नहीं हुआ? क्या ये इसके बाद नहीं होगा? हमने सबने बैठना है और बैठ के ही इसका देखें। और इसमें स्टेक होल्डर, जो आपने पहले बात की थी काशिफ भाई, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसकी शेव की हुई है सिर्फ वो स्टेक होल्डर है, जिसकी दाढ़ी है वो स्टेक होल्डर है। सब बैठेंगे, सब अपनी राय देंगे और सब स्टेक होल्डर्स बैठ के एक कहेंगे हाँ दीज आर द गेम्स, दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम्स। इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं अपनी बारी आई तो कुकू रो पिया। आज हुकूमत को सारे रूल्स ऑफ द गेम याद आ गए और ये भी याद आ गया कि इस मुल्क में उनके अलावा भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और भी लोग हैं जिनका वोट बैंक है और उनकी भी अहमियत है। तो खान साहब जो हमेशा अपोजिशन को जूते की नोक पर रखते रहे हैं, हुकूमत और उसके बुजुरा जिस तकब्बर भरे लहजे में बात करते रहे हैं, उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। कल जब सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए थे तो ये शोर मचाया गया, ये प्रोपोगेंडा किया गया कि चोरों ने आपस में मुआहदा कर लिया कि आज मेरी बारी कल तेरी बारी। तो आज उन्हीं चोरों के साथ हुकूमत इसलिए बैठने पर क्यों तैयार हो गई है? क्योंकि आज खुद को उसकी तपश महसूस हो रही है। तो माहिदों के बारे में मेरा मौक़िफ़ ये कि माहिदे हमेशा मामलात को सुलझाने के लिए और फरीकैन के दरमियान फासले कम करने के लिए किए जाते हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मसाइल बशमूल जंगों के, उनका हल आखिरकार माहिदों की शक्ल में निकलता है या टेबल पर बैठ के निकलता है। ये इंसानी रवैयों को जांचने का एक मौसर तरीक़ेकार समझा जाता है। तो मुआहदे की पासदारी करने वालों को तारीख हमेशा अच्छे लफ्जों से याद करती है और जो मुआहदे की पासदारी नहीं करते उन्हें तारीख कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते। तो मुआहदों से ज्यादा उसकी पासदारी को तारीख याद रखती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायसा से मजीद 3 सवाल पूछे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस की समाअत की। जस्टिस काजी फायसा की अहलिया सरीना ईसा ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान मैं हजारों बार मर चुकी हूँ। मेरे खामद FBI के सामने है, न मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने हूँ। सुप्रीम कोर्ट से अपना हुक्म वापस लेने की इस्तदा करती हूँ। जस्टिस काजी फायसा ने दलाइल दिए कि FBI शहजाद अकबर और जनरल आसम सलीम बाजवा की मलकियत है। मेरे दीन और अदालत पर हमला हो तो जज्बाती हूँ। 12 मई के वाकयात पर तहकीकात होती तो आज जुम्मेदार दुबई में न बैठा होता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपका वाहिद दिफा यह है कि अहलिया के एहसासों से आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप कहते थे कि अहलिया के एहसासों का उन्हीं से पूछे, खुद को बरी करना है तो साफ कहे लंदन जायदादों में आपका पैसा शामिल नहीं। आपको बताना होगा अकाउंट से होने वाले अखराजात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। साबित करना होगा कि रकम मुंतकिल करने के अकाउंट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि आप मुझे पहले बरी कर चुके हैं, मैंने अदालत नहीं हुकूमत के खिलाफ बातें की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा हुकूमत को कुछ कहना है तो बाहर जाकर कहे। जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि अदालत से माजरत खाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि माजरत करने से कुछ नहीं होता, हमारी एक मुलाकात भी हुई थी। जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि बाहर की बातें ना किया करें, लोग गलत समझेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप जज्बाती होते हैं लेकिन मैं अभी तक खामोश हूँ, जो पूछा जाए कल सोच कर इसका जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायसा से 3 सवाल पूछे। क्या जस्टिस काजी फायसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक है? बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम बाहर भेजी गई, क्या जस्टिस काजी फायसा का इससे कोई ताल्लुक नहीं? क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए उनका जस्टिस काजी फायसा से कोई ताल्लुक है या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।